हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो बैंकिंग के रिलेटेड है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेथड्स यूज फॉर इशूइंग करेंसी नोट। वैसे तो हमारे बहुत सारे मेथड है नोट इशू करने के, लेकिन हम लोग के टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमारे मेन 5 ही मेथड हम लोग को पढ़ाए गए और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए गए हैं। तो मैं यहाँ पे वही आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला हम लोग का है सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। सिंपल डिपॉजिट सिस्टम ज़्यादा कुछ नहीं रहता। इसमें आप सिंपल से यही चीज़ समझ सकते हो कि आपकी कंट्री के पास जितना गोल्ड रहेगा उतना गोल्ड के बदले में आपको उतने रुपीस मिल जाएंगे। यानी जितना गोल्ड आप बैंक के साथ जमा करोगे अगेंस्ट में आपको उतने ही रुपीस मिलेंगे। उसको हम लोग सिंपल डिपॉजिट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, देखते क्या लिखा है। अंडर दिस सिस्टम द मॉनेटरी अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू केप्ट 100% ऑफ द बुलियन। बुलियन का मतलब गोल्ड और सिल्वर जो है वो उतने नोट इशू के लिए रखना पड़ता है। दैट इज़ वाई इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल रिजर्व सिस्टम। यानी जितने आप रिजर्व कम बैंक के साथ जमा करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा, और इसका सेकेंड नेम हम लोग का फुल रिजर्व सिस्टम है। इसके एडवांटेज क्या है, इसके सबसे बड़ा एडवांटेज है पब्लिक हमेशा हमारे ऊपर कॉन्फिडेंट रखता है कि हमारा पैसा कहीं जाने नहीं वाला, क्योंकि बैंक अथॉरिटी ले रही है। सेकेंड, यहाँ पे कोई भी मॉनिटरी अथॉरिटी जो है वो झोलमाल नहीं कर सकती। झोलमाल इन द सेंस कि किसी के हाथ में कुछ पावर नहीं है। जितने गोल्ड हमारे स्टेट या कंट्री लेके आएगी उतना ही हमको पैसा मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पे कोई छुपन छुपाई वाला काम नहीं रहता। जितना रिजर्व आया उतना उनको बदले में पैसा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है, ये इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब होगा कि जब भी हम रिजर्व जमा करेंगे तभी हमको पैसा मिलेगा, उसके पहले या उसके बाद में नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर वॉर हो गया या डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए अगर पैसों की नीड होगी तो उस टाइम पे हमारे पास रिजर्व नहीं रहा तो हम लोग को पैसे नहीं मिलेंगे, यानी हम लोग को वहाँ पे घिसना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड, दिस सिस्टम इज एस्पेशली अनसूटेड फॉर द पुअर कंट्री लैकिंग insufficient quantity of gold or silver. Third, it is uneconomical for it does not make profitable use of bullion reserve lying idle with the monetary authority. इन्होंने सेकंड पॉइंट में हम लोग को ये दिया हुआ है कि ये उस कंट्री के लिए सुटेबल नहीं है जो काफ़ी पुअर कंट्रीज है, क्योंकि उनके पास गोल्ड रहेंगे ही नहीं। थर्ड, ये अनइकोनॉमिकल है बिकॉज पैसे हम लोग के बन ही नहीं रहे। जितना रिजर्व हो रहा है उतना ही हम लोग को पैसा मिल रहा है। इसकी वजह से ये मेथड जो है काफ़ी टाइम तक चला नहीं। फिर सेकंड हम लोग का है फिक्स फ्यूडिकरी सिस्टम। दोस्तों फिडिकरी का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा हम लोग गोल्ड और सिल्वर में रखते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी, उसको हम लोग बोलते हैं फिडिकरी सिस्टम। ठीक है, ये फिक्स फिडिकरी सिस्टम क्या है, तो हम लोग कितना पैसा हमारे बैंक के साथ रख रहे, सेंट्रल बैंक वो हम लोग का सिलेक्ट करती है और उतना ही हम लोग को रिजर्व रखना पड़ता है। लिखा क्या है देखते हैं। अंडर दिस सिस्टम अ फिक्स अमाउंट ऑफ नोट इज इशू बाय द सेंट्रल बैंक अगेंस्ट रिजर्व ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सच अमाउंट इज इशूड ऑन द फेथ और फ्यूडिकरी ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये सिस्टम के अंदर हम लोग को जितना अमाउंट हम लोग ने रिजर्व में रखा है उसके अगेंस्ट में हम लोग को फिक्स अमाउंट ऑफ नोट्स जो है वो मिलेंगे, और वो रिजर्व क्या रहेगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर रिजर्व रहेगा। ये अमाउंट जो है इशू करते हैं या तो ट्रस्ट के ऊपर या तो फिडिकरी ऑफ सेंट्रल बैंक। फिडिकरी का मतलब गोल्ड और सिल्वर जो भी सेंट्रल बैंक के साथ रहेगा उसके अगेंस्ट हम लोग को ये पैसा मिलेगा। इसके लिए इसको बोला जाता है फिक्स फिडिकरी लिमिट। द सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कैप 100% गोल्ड रिजर्व बियॉन्ड द फिडिकरी लिमिट। द फ्यूडिकरी लिमिट इज रेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जितना भी रिजर्व है उस रिजर्व के 100% हम लोग को फ्यूडिकरी लिमिट में रखना पड़ता है, और ये जितना हम लोग का डेवलपमेंट होगा उतना ये लिमिट भी हम लोग का क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। Expansion of trade and industry. This system was introduced in England in 1844, in India in 1860, followed by the Japan and the Norway. ये सिस्टम हमारे कंट्री में चल रहा था 1860 के बाद, मतलब 1860 तक चल रहा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये कम भी हो गया था। अब इनकी मेरिट क्या है, दिस सिस्टम एंश्योर्स सिक्योरिटी, इंस्पायर पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड इज विदाउट एनी डेंजर ऑफ मिसमैनेजिंग द करेंसी थ्रू ओवर द इशू ऑफ नोट्स बाय द सेंट्रल बैंक, बट इट हैज़ ऑल्सो सर्टेन डिसएडवांटेज। ये हम लोग को इंस्पायर करता है, पब्लिक को इंस्पायर करता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। दूसरा, यहाँ पे कोई भी मिसमैनेजिंग नहीं होता पैसों का, लेकिन करेंसी जहाँ पे है वहीं पे तुरंत पहुँच जाएगी, यानी यहाँ पे भी कोई छुपन छुपाई वाला काम नहीं होता। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला ये रिजिड है और इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब अगर इमरजेंसी का टाइम आया तो ये तुरंत हम लोग को पैसे नहीं कन्वर्ट करने देगी, हम लोग को उतना रिजर्व रखना पड़ेगा। सेकेंड, द सिस्टम इज इनकन्वीनियंट बिकॉज इन द इवेंट ऑफ फॉल इन गोल्ड रिजर्व द सेंट्रल बैंक हैज़ टू विड्रॉ नोट्स फ्रॉम द सर्कुलेशन।
with result that quantity of money is reduced in the country with its adverse effect on the price trade and industry. ओके, सेकंड हम लोग को दिया हुआ है अगर गोल्ड रिजर्व का प्राइस गिर गया तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे, और पैसे विड्रॉ हो गए तो पैसे सर्कुलेशन में ज़्यादा आ जाएंगे। अगर पैसे सर्कुलेशन में ज़्यादा आ गए तो क्या से सिचुएशन आ जाएगी, डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाएगी, यानी इन्फ्लेशन नहीं होगा, पैसों की कीमत बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगी। ठीक है। Third, this system is uneconomical because gold reserve are blocked up with the central bank. It was therefore abandoned by all the countries after the World War I. They have faced this problem. इसमें हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है कि गोल्ड रिजर्व जो है बैंक के साथ जमा रहता है, इसकी वजह से हम उसको तुरंत कन्वर्ट नहीं कर सकते, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम लोग को मेन पैसों की ज़रूरत रहती, गोल्ड की ज़रूरत नहीं रहती, तो गोल्ड कन्वर्ट करने में काफ़ी टाइम लेता है। इसकी वजह से इसका डिसएडवांटेज हो गया, और डिसएडवांटेज होने की वजह से ये मेथड भी बाद में यूज़ करना कम कर दिया। ठीक है। थर्ड हम लोग को दिया हुआ है मैक्सिमम फ्यूडिकरी सिस्टम। Under this system, there is a maximum limit up to which the central bank is authorized to issue note without any gold reserve. ये सिस्टम में हम लोग को मैक्सिमम लिमिट बताई गई जहाँ तक हमारे सेंट्रल बैंक हम लोग को अलाउ करती है कि इसके बियॉन्ड में, मतलब आप गोल्ड रिजर्व नहीं जमा करो लेकिन उसके बाद भी आप इसमें से पैसे निकाल सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फ्यूडिकरी लिमिट। ठीक है। बट देर हैज़ टू बी फुल बैकिंग ऑफ गोल्ड रिजर्व बियॉन्ड दिस लिमिट। लेकिन इस लिमिट के बाद, यानी जितनी लिमिट हम लोग को सेंट्रल बैंक ने दी है उतने लिमिट तक हम अपना फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिट जब क्रॉस हो जाएगी उसके बाद हम लोग को अपना गोल्ड जो है वो बैंक के साथ रिजर्व रखना पड़ेगा। द सेंट्रल बैंक इज हाउएवर ऑथोराइज्ड टू रेज और लोअर द मैक्सिमम फ्यूडिकरी लिमिट एंड टू फिक्स द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड रिजर्व। सब पूरा का पूरा अधिकार सेंट्रल बैंक के साथ रहता है कि उन लोग रिजर्व को बढ़ाना चाहते हैं कि डिक्रीज करना चाहते हैं, कितना लिमिट रखना चाहते हैं, ये सब सेंट्रल बैंक के हाथ में रहता है, और उस हिसाब से बाकी सारे बैंक को भी काम करना पड़ता है। ठीक है। Thus this system is not rigid but is elastic। जो ऊपर वाले का प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया कि ये रिजिड नहीं है, मतलब जैसा सिस्टम है वैसे का वैसे नहीं चलेगा, इलास्टिक है, चेंजेस के साथ साथ ये खुद भी चेंज होता जाएगा। इट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिकल बिकॉज द गोल्ड रिजर्व कैन बी केप्ट टू द मिनिमम टू मेट द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उसी के साथ साथ ये इकोनॉमिकल भी है क्योंकि गोल्ड रिजर्व काफ़ी कम रखा जाता है ताकि ट्रेड और इंडस्ट्री भी आके इसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। In the case central bank fixes the fiduciary limit very high, there may be excess of notes in circulation, thereby leading to inflation. This system was in operation in France, Japan, Russia, Norway, Finland and England. This system has one major defect that there is a possibility of inflation through overissue when the maximum limit may be raised by the government. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि अगर लिमिट बढ़ा दी, मिनिमम लिमिट में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कंट्री की अगर मैक्सिमम लिमिट बढ़ा दी तो हम लोग का पैसों का ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन बैंक के साथ चला जाएगा और इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, और यही इसका सबसे बड़ा डिफेक्ट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कितना परसेंट हम लोग को गोल्ड में रखना है और कितना परसेंट हम लोग को कमर्शियल पेपर या बाकी सब चीज़ों में रखना है, गवर्नमेंट बिल्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ठीक है। In this system, a certain percentage of total notes issued by the central bank has to be in gold reserve and the remaining form of the government securities। यानी सेंट्रल बैंक ऑलरेडी डिसाइड कर देती कि कितना परसेंट हम लोग को गोल्ड रिजर्व में रखना है और कितना परसेंट हम लोग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखना है। मोस्टली ये वराइट करते हैं 25 to 40% के बीच में, मतलब अगर 25% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया तो बाकी का जो बचा वो गोल्ड सिक्योरिटीज़ हो जाता है। इन कंट्रीज़ लाइक स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, यूएसए एंड इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ में ये सिस्टम चल रहा था, यानी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम चल रहा था। ये सिस्टम काफ़ी सिंपल और इलास्टिक है, कोई भी इसको समझ सकता है। द मनी सप्लाई कैन बी चेंज विद द चेंज इन द परसेंटेज ऑफ गोल्ड रिजर्व। जितना गोल्ड रिजर्व चेंज होगा उतना मनी सप्लाई भी चेंज होगा, यानी गोल्ड रिजर्व अगर ज़्यादा है तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, गोल्ड रिजर्व अगर कम है तो मनी सप्लाई कम होगा। तो इससे हम लोग को असर क्या पड़ेगा, अगर समझो गोल्ड रिजर्व ज़्यादा है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ गया, मनी सप्लाई बढ़ गया तो हम लोग का क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा कि डिफ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा, है ना। और वही अगर गोल्ड रिजर्व कम है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा और वहाँ पे हम लोग की डिफ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है। इट प्रोवाइड सफिशिएंट सिक्योरिटी बिकॉज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नोट इशू इज सपोर्टेड बाय द गोल्ड। स्टिल this system has certain drawback. Firstly, it is uneconomical because large quantity of gold reserve have to be kept
विच कैन नॉट बी इशू फॉर द प्रोडक्टिव पर्पज़। इसके इतने सारे एडवांटेज होने के बाद भी इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज हम लोग को दिया हुआ है कि जितना प्रपोर्शन है उसमें ज़्यादा प्रपोर्शन तो हम लोग गोल्ड रिजर्व में रखते हैं। अब गोल्ड अगर रिजर्व में हम लोगों ने बंद करके रख दिया तो उसको हम लोग कभी भी करेंसी में तुरंत कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकेंड, if the gold reserve fall, the reduction in currency in circulation may be more than in proportion to the fall in the reserve। अगर गोल्ड का पैसा कम हो गया तो ये सर्कुलेशन भी क्या हो जाएगा? उससे डबल कम होगा। दिस में लीड टू द डिफ्लेशनरी सिचुएशन। ये क्या कौन सी सिचुएशन बता देंगे? डिफ्लेशन। ये तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। और इसका ऑपोजिट हम लोग का इन्फ्लेशन सिचुएशन होगा। मतलब अगर गोल्ड का पैसा बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई बढ़ा तो इन्फ्लेशन भी हम लोग का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये सिस्टम जो है इंडिया के अंदर चली 1927 से लेकर 1956 तक, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट हम लोग का है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में हम लोग का मिनिमम रिजर्व सिस्टम ही सबसे ज़्यादा चलता है। इसमें क्या दिया हुआ है? अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज ऑथोराइज टू इशू करेंसी नोट्स टू एन एक्सटेंट whatever it thinks first, but central bank is under the legal obligation to keep a statutory minimum reserve of gold in foreign reserve of gold and foreign security। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में सेंट्रल बैंक जो है करेंसी इशू करती है, लेकिन उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक एक बंधी हुई लॉ से बंधी हुई है कि उसको कुछ परसेंट जो है गोल्ड में रखना पड़ता है और कुछ परसेंट जो है वो फॉरेन सिक्योरिटीज़ में कंपलसरी रखना पड़ता है, ठीक है। आपके बुक में इसमें काफ़ी अच्छा से एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें बोला है कि इंडिया है वो 1956 से ये सिस्टम एडप्ट की थी, जिसमें अकॉर्डिंगली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ रिक्वायर्ड टू कीप मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़। 200 करोड़ जो है वो मिनिमम रिजर्व रखना पड़ा, जिसमें 115 करोड़ जो है वो गोल्ड था और बाकी का 85 करोड़ जो है वो फॉरेन सिक्योरिटीज़ था। यानी मिनिमम जो है हम लोग का बैलेंस रखा, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ हाईली यूजफुल फॉर डेवलपिंग कंट्री बिकॉज they can meet their financial requirement by printing more notes. They can also reduce the money supply to check inflation. It is therefore an elastic system. Further, it is very economical because only a small and the fixed amount of gold is required to kept in reserve. ये सिस्टम मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेप्ट करती है जहाँ पे पैसों का लेन देन ऊपर नीचे होता रहता है। यानी इंडिया जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हमारा इंडिया ही है, ठीक है। तो अगर पैसों की ज़रूरत रही तो उस टाइम पे हम लोग पैसे छपा सकते हैं रिजर्व में डाल के, और अगर पैसों की कमी करना चाहते हैं तो हम पैसों को क्या कर देंगे? महंगा कर देंगे। तो ये हम अभी हाल फिलहाल में हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम ही हमारी कंट्री में चला रहे हैं, ठीक है। दोस्तों मिनिमम रिजर्व सिस्टम आप अच्छे से करके जाना, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम रिजर्व सिस्टम आपको मोस्टली पूछा जाता है और ये हाल फिलहाल का ही मेथड है। आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, जितना हम लोग का टोटल अमाउंट हम लोग यूज़ करते हैं उसका कुछ परसेंट जो है हम लोग को सेंट्रल बैंक के साथ फिक्स रखना पड़ता है। कुछ परसेंट मतलब मिनिमम परसेंट, नॉट मैक्सिमम परसेंट, ठीक है। कम से कम परसेंट जो है हम लोग को सेंट्रल बैंक के साथ फिक्स करना पड़ता है, और वो कौन से फॉर्म में रखा जाता है? या तो गोल्ड या तो फिर फॉरेन सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। ये रखता कौन है? तो हमारी सेंट्रल बैंक रखती है, ठीक है। और इसकी वजह से हम ये भी देख सकते थे हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है कि डिफ्लेशन की सिचुएशन है। अगर मनी का सप्लाई ज़्यादा रखना है हम लोग को तो रिजर्व्स को कम कर देंगे, और अगर मनी का सप्लाई कम रखना है तो रिजर्व्स को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसको जैसे भी चेंज करना चाहे हम तुरंत चेंज कर सकते। सेकंड, रेजिंग रिसोर्स, अगर हम लोग को रिसोर्स बढ़ाना है तो हम तुरंत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग रिजर्व कम रख रहे हैं, बाकी का रिजर्व तो हमारे हाथ में ही है, ठीक है। डीमेरिट क्या है? इन्फ्लेशनरी पोटेंशियल, यानी महंगाई बढ़ सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि इसमें महंगाई बढ़े। सेकंड, पब्लिक ऑप्शन, यहाँ पे पब्लिक जो है कभी कभार हम उनको डर लगता है कि हम पैसे सही जगह पे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ओवरऑल कंप्लीट हुआ कि कौन कौन सी करेंसी सिस्टम थी और हमने अभी फ़िलहाल में कौन सी एक्सेप्ट की है। दोस्तों मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सुन लीजिएगा, और जो कुछ भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।